हेलो एवरीवन। भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पहले वादन में आपने प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा, उसके प्रकार तथा परावर्तन के नियमों के बारे में अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दर्पण क्या है। इसके लिए दो मैं आपको ये वस्तुएं दिखा रहा हूँ, इन पर ध्यान दीजिए। ये एक कांच की पट्टी है, बिल्कुल समतल है, चिकनी, मतलब दोनों तरफ से प्लेन बिल्कुल। एक दूसरी कांच की पट्टी है, ये वाली। ये पहले वाले की तरह समतल नहीं है, कांच या प्लास्टिक की पट्टी है, पारदर्शी पट्टी, मतलब कोई भी इस तरह से। यदि ये जो प्लेन समतल पट्टी थी, इसकी एक तरफ चांदी या पारे की पॉलिश कर दी जाए और दूसरी तरफ से इसको खाली छोड़ दें ऐसे, और इस चांदी की पॉलिश के ऊपर लाल ऑक्साइड कर दिया जाए, तो ये इधर से जो चिकना तल है ये एक दर्पण कहलाता है और ये कहलाएगा समतल दर्पण। दूसरी तरफ ये जो कांच का या प्लास्टिक का जो दूसरा एक टुकड़ा है, ये किसी भी कांच के खोखले गोले का एक भाग है। यदि इसके जो उभरा हुआ तल है, ये इधर से उभरा हुआ तल है, ये इधर से दबा हुआ तल है, तो यदि इसके उभरे हुए तल पे पॉलिश कर दें और जो गहरा तल है वो चिकना रहे, परावर्तक रहे, तो अगर गहरा तल परावर्तक है तो ये अवतल दर्पण कहलाएगा। इसके अपोजिट अगर दबे हुए तल पर यानी कि गहरे तल पर अगर पॉलिश कर दी जाए और उभरा हुआ तल चिकना रहे तो फिर इस दर्पण को हम कहेंगे उत्तल दर्पण। जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है, इस चित्र पर ध्यान दीजिए। ये जो पहला वृत्त बनाया गया है ये एक्चुअली में वृत्त नहीं है, ये कांच का या किसी भी पारदर्शी प्लास्टिक या किसी भी पारदर्शी वस्तु का एक खोखला गोला है। इस खोखले गोले का जो केंद्र है वो सी है। इस खोखले गोले का केंद्र जो है, जो सी है, और इसका एक टुकड़ा काट लिया मैंने, कोई भी एम डैश, तो इस टुकड़े के अगर उभरे हुए तल पे पॉलिश कर दिया जाए और दबा हुआ जो गहरा तल है उसे चिकना छोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण। दूसरी तरफ अगर इसके गहरे तल पे पॉलिश कर दी जाए और उभरा हुआ तल चिकना छोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। अब जो कांच का खोखला गोला है उसका जो केंद्र है उसे कहते हैं इस दर्पण का वक्रता केंद्र, और इस दर्पण एम डैश का जो मध्य बिंदु है इसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव। और ध्रुव और सी, ये ध्रुव है और ये है सी यानी वक्रता केंद्र, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है इसे कहते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। तो आपने देखा कि दर्पण का केंद्र क्या है, दर्पण का वक्रता केंद्र सी है और दर्पण का ध्रुव पी है। वक्रता केंद्र और सी तक की जो दूरी है इसे कहते हैं आर यानी कि वक्रता त्रिज्या। या यूं कहें कि दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र और उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं फोकस बिंदु के बारे में बात करते हैं। फोकस बिंदु यानी कैपिटल एफ, ये इधर अवतल दर्पण दिखाया गया है और इधर उत्तल दर्पण दिखाया गया है। अवतल दर्पण के केस में मुख्य अक्ष यानी कि सी पी को मिलाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, जितनी भी किरणें हैं ये सब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। अवतल दर्पण से टकराने के बाद अर्थात परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु एफ से होकर गुजरती हैं उस बिंदु एफ को फोकस बिंदु कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को फोकस बिंदु एफ कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि उत्तल
दर्पण जो है वो किरणों को फैला देता है, जबकि अवतल दर्पण किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, अर्थात फोकस कर देता है। तो एक बिंदु पर इकट्ठा करना यानी कि अभिसारी करना, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और फैलाने का मतलब होता है अपसारी यानी कि फैला देना, तो इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। यहां पर जो आपको दिखाया गया है वक्रता केंद्र C और दर्पण का ध्रुव P, इसको मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु है उसे F कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फोकस बिंदु की जो दूसरी परिभाषा है वो ये हो सकती है कि वक्रता केंद्र C और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु F को फोकस बिंदु कहते हैं। यानी कि P से F तक की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल f कहते हैं। तो जितनी दूरी P से F तक की है उतनी दूरी F से C तक की है, तो दोनों दूरियां बराबर हैं। तो R की जो वैल्यू हो जाएगी F प्लस F, यानी कि R का मान जो है 2 इंटू स्मॉल f के बराबर होगा, यानी कि वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी के दुगने के बराबर होता है। अब एक बात पे ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा x अक्ष, y अक्ष और उनका कटान बिंदु यानी कि मूल बिंदु O। तो मूल बिंदु से अगर हम x अक्ष की धन दिशा में चलते हैं यानी कि सीधे हाथ की तरफ को चलते हैं तो दूरियां मानी जाती है पॉजिटिव, और अगर उल्टे हाथ की तरफ को चलते हैं तो दूरियां मानी जाती हैं निगेटिव। अगर ऊपर को चलते हैं तो दूरियां मानी जाती हैं धनात्मक, और अगर नीचे चलते हैं तो दूरियां मानी जाती हैं ऋणात्मक यानी कि निगेटिव। तो अगर हम ये मान लें कि ये बिंदु P यानी कि दर्पण का जो ध्रुव है ये मूल बिंदु है मान लो, तो अवतल दर्पण के केस में क्या होगा कि दूरियां इधर को नापी गई हैं। कौन कौन सी दूरियां नापी गई इधर को? वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी स्मॉल f, ये दोनों दूरियां जो है उल्टे हाथ की तरफ को नापी गई हैं। तो इन दोनों का चिन्ह कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक यानी कि निगेटिव हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो ध्रुव को हम मान लेते हैं मूल बिंदु। तो दूरियां सीधे हाथ की तरफ को नापी गई हैं। किस किस की दूरियां नापी गई हैं? एक तो वक्रता त्रिज्या R की और एक फोकस दूरी स्मॉल f की। दूरियां कैसे नापी गई हैं? सीधे हाथ की तरफ को, तो यानी कि इन दोनों के चिन्ह हो जाएंगे धनात्मक। अब हम बात करते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा जब कोई किरण परावर्तित होती है तो उसके परावर्तन होने का क्या नियम है। जैसे कि इसके दो नियम हैं। नंबर 1 बात, अगर कोई किरण किसी दर्पण पर किसी कोण से टकराती है, ये क्या खींचा गया है ON, ये एक अभिलंब खींचा गया है, तो परावर्तित किरण जो है वो उतने ही कोण से वापस हो जाएगी जितने की आपतित किरण थी, अर्थात जो कि परावर्तन का पहला नियम है, आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। और दूसरी बात यह है, अगर कोई किरण दर्पण पर अभिलंबत आकर टकराती है अर्थात 90° कोण पर टकराती है तो अपने ही रास्ते से वापस हो जाएगी वो, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि I का मान भी 0 है यानी कि आपतन कोण का मान भी 0, और R यानी कि परावर्तन कोण का मान भी 0 है। अगर हम समतल दर्पण की बात करें तो किसी बिंदु वस्तु का समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बने, इसकी एक तरकीब आप समझ लीजिए। ये हमने एक समतल दर्पण बना दिया और इसके सामने किसी दूरी पर, जैसा मान लो मैं ये दूरी ले लेता हूं, मान लो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक निशान लगा दिया 4 सेंटीमीटर दूरी पर, और इधर भी 4 सेंटीमीटर यानी 8 पे, और यहाँ पर 3 निशान लगा दिए हमने ये। तो ये जो पहला निशान है ये वाला पॉइंट, इसे हम मान सकते हैं बिंदु वस्तु O। अब सवाल यह है इस बिंदु वस्तु का समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो पहला नियम और दूसरा नियम, दो नियम आपके सामने है। तो पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई किरण इस बिंदु से चलेगी, दर्पण से टकराई और यहां पर खींचेगा अभिलंब कोई भी, यह अभिलंब हो गया, तो जितना कोण ये है I, उतना ही कोण से ये वापस चली जाएगी इधर को। ये तो ये आपतित किरण थी, दर्पण से टकराई और ये परावर्तित किरण होगी। तो ये कोण I आपतन कोण था और ये है R परावर्तन कोण। तो I और R दोनों बराबर। ठीक। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि अगर कोई किरण अभिलंब टकराती है दर्पण पे तो अपने ही रास्ते से वापस हो जाएगी। ये चली यहां से किरण O से और टकराने के बाद अपने ही रास्ते से
वापस होगी। अब आप क्या देखते हैं, ये पहली किरण थी, ये परावर्तित किरण है, ये नंबर 1 वाली किरण थी, ये दूसरी किरण थी और ये परावर्तित किरण है। ऐसे ये दोनों किरणें कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर इन किरणों को पीछे मिला दिया जाए, पीछे को बढ़ा दिया जाए, चलो जी पीछे बढ़ा दिया, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किरण यहां से निकल रही है। ऐसे ही अगर इस किरण को भी पीछे बढ़ा दिया जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये वाली किरण जो दूसरे नंबर की किरण है यहां से निकल रही हो। तो यानी कि दोनों किरणें, किरण 1 और 2 दोनों किरणें किसी इस पॉइंट से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इस बिंदु को, इस पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो जहां पर दोनों किरणें मिलती हैं या मिलती हुई या निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर ओ का प्रतिबिंब जो है O' है। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा किरण के परावर्तन के नियम। जैसे समतल दर्पण के थे, ऐसे ही अवतल दर्पण के। समतल दर्पण के 2 ही नियम थे, अवतल दर्पण के 3 नियम हैं। वो नियम क्या है? पहली बात यह है, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो टकराने के बाद उसका रास्ता क्या होगा, किस रास्ते से जाएगी वो। ऐसे ही अगर कोई किरण F से होकर गुजर रही है तो दर्पण से टकराने के बाद उसका रास्ता क्या होगा, और अगर कोई C से होकर जा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद उसका रास्ता क्या होगा। ये 3 नियम है। तो पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद, कौन से दर्पण से? अवतल दर्पण से टकराने के बाद वो F से होकर निकल जाएगी। तो रास्ता क्या होगा उसका? F। ये आपतित किरण थी और परावर्तित किरण जो है ये होगी, ये इसका रास्ता होगा F से। तो पहला नियम ये कह रहा है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु F से होकर गुजर जाती है। नियम नंबर 2 क्या है? अगर कोई किरण F से होकर जा रही है तो टकराने के बाद जो परावर्तित किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। यानी कि पहला नियम क्या है? समांतर किरण F से गुजरेगी। दूसरा नियम क्या है? F से गुजरने वाली समांतर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 3 की। जो किरण C से होकर जाती है वो दर्पण यानी कि अवतल दर्पण से टकराने के बाद अपने ही रास्ते से वापस हो जाएगी। तो जब हम अवतल दर्पण के द्वारा कोई प्रतिबिंब बनाएंगे तो इन 3 नियमों में से कोई 2 नियम लगाएंगे और दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगी वस्तु का प्रतिबिंब उसी बिंदु पर बनेगा। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा किरण के परावर्तन के नियम। जैसे अवतल दर्पण के नियम थे ऐसे ही उत्तल दर्पण के भी 3 नियम हैं। उसमें पहला नियम क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। इसमें भी ऐसे ही है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। दूसरा नियम क्या था? उसमें यह था दूसरा नियम कि F से होकर जाने वाली किरणें अब F से होकर नहीं जा सकती क्योंकि इधर तो पालिश हो रही है, तो F की तरफ जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें। ऐसे तीसरा नियम क्या था? वहां पर C से जाने वाली किरणें, लेकिन यहां C से जा नहीं सकती क्योंकि इस पे पालिश हो रही है, तो C की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण। अब ये 3 नियम क्या हैं समझिए। पहला नियम यह है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद F से निकलती हुई प्रतीत होंगी। तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये किरण F से निकल रही है। ऐसा लगेगा जैसे F से निकल रही है, ऐसा। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद F से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। याद रखना, प्रतीत होती हैं। ऐसे ही यहां पर जो F से जाएगी, F की तरफ जाती हुई प्रतीत होगी, वो समांतर हो जाएगी। तो उसका रास्ता क्या होगा? ये रास्ता हो जाएगा उसका। तो दूसरा नियम क्या बन गया कि उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से
परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम जैसा वहां पर था उसी तरह का नियम है भी कि सी की ओर जाने वाली किरण यानी कि वक्रता केंद्र सी की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही रास्ते से वापस लौट जाएगी। तो जब हम उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे तो इन 3 नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का इस्तेमाल करके हम ये देखते हैं कि दोनों किरणें कहाँ मिलेंगी और जहाँ पर दोनों किरणें मिलेंगी वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब हम बात करते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है। अब आप इन क्वेश्चन के टेस्ट के रूप में क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है प्रतिबिंब किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है यानी कि आभासी होता है या वास्तविक होता है। हजामत बनाते समय यानी कि सेविंग करते समय जो हम दर्पण का इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं या करना चाहिए। और चौथा क्वेश्चन है फोकस दूरी किसे कहते हैं। और पांचवा क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन के उपयोग बताइए। इन क्वेश्चन के बारे में आप सोचना और जब नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी तो उसमें इन क्वेश्चन का जवाब भी आपको मिल जाएगा। फिर आप देखना कि आपके क्वेश्चन के आंसर सही थे या नहीं थे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर दोबारा आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बाय।